इज नॉट ट्राइंग की तारीख है, उसमें भी तो कलेक्टिव विजडम तो चलेगी ना कहीं का। आपके मुहावरों में होती है, आपने बुजुर्गों से बचपन में डांट खाते वक्त जो बातें सुनी थी वो आपके कान में रह जाती हैं। कहीं एक तजुर्बा, कोई शऊर जिंदगी का है। जरा सा फोकस चाहिए, जरा सी, बहुत ज्यादा ईमानदारी के लिए तो थोड़ी सी ईमानदारी रख ले, ये बहुत अच्छी जगह हो सकती है। आपसे एक बात अर्ज करूं, नक्शा उठा के देखिए, मुल्क अकेले बहुत आगे नहीं जा पाते हैं, रीजन्स जाते हैं। We have, I can say with total confidence and pride that we have, in India, we have done a lot of good work, and from 47 till today we have reached miles and miles. But it could be even better. It could be even better. Today we are one of the most industrialized countries of the world. लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा हो सकता था अगर पूरा रीजन हमारे एक दूसरे के साथ हो। आप देखिए, वेस्ट यूरोप एक कंडीशन में है, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एक कंडीशन में है, मिडल ईस्ट एक कंडीशन में है, फार ईस्ट मोर और लेस एक कंडीशन में है, नॉर्थ अमेरिका एक कंडीशन में है, साउथ अमेरिका एक कंडीशन में। तो ये रीजन्स हैं जिनका एक मिजाज बनता है, एक दूसरे से कोऑपरेट करें या ना करें। करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो सबका नुकसान है। मैं आप पे आता हूँ, ये यहाँ पे आ जाइए। तब तक मुझे एक सवाल जो किसी ने भेजा, शरारत भी तो शर्त है ना, संजीदगी भी ठीक है। किसी ने सवाल पूछा है कि जावेद साहब ये बताइए कि आप में और शबाना में दोस्ती ज्यादा है या मोहब्बत? वो मोहब्बत ही नहीं है जिसमें दोस्ती ना हो, और वो दोस्ती या मोहब्बत सच्चे ही नहीं है जिसमें इज्जत ना हो, और वो इज्जत झूठी है जिसमें इख्तियार न दिया जाए। मैंने तो एक जगह लिखा है कि भाई हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि शादी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये लफ्ज जो है ना, हस्बैंड वाइफ, शोहर बीवी, ये लफ्ज जो है ये बड़े गड़बड़ है। हुआ ये है कि ये कई हजार साल पहले पहाड़ से लुढ़काए गए थे, और जैसे जैसे नीचे आए, चलिए बता दिए, आप ही बता दीजिए, बैठिए। तो इसमें बहुत काई लिपट गई है, तो इन लफ्जों को एक सेकंड को अलग रख दीजिए और ये सोचिए कि दो इंसान एक दूसरे के साथ खुश कैसे रह सकते। जब आप ये लफ्ज हटा के सोचेंगे तो बहुत सिंपल बात, दो इंसान तभी एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं अगर वो एक दूसरे के एहसासात का, एक दूसरे के ख्वाबों का, एक दूसरे की उम्मीद का, एक दूसरे की खुददारी का, एक दूसरे की कोशिश का एहतराम करें। अगर वो नहीं करेंगे तो बज़ाहिर ऊपर सब चलता रहेगा, लेकिन कम से कम उनमें से एक, और मुमकिन है कि दोनों नाखुश हों, लेकिन कम से कम एक तो नाखुश रहेगा, और रहा है सदियों तक। तो अब ये काम बंद होना चाहिए और हमको एक दूसरे की इज्जत करना सीखना चाहिए। ये मोहब्बत बहुत हो गई। अब आप दोस्ती कीजिए जो इक्वल फुटिंग पे होती है। आदतें सदियों से बिगड़ी हुई हैं, तकलीफ होगी आपको थोड़ी, लेकिन अब बेहतर यह है कि आप सुधर जाए। जी मेरी बहन, एक तो बहुत खुशी हुई आपको अपनी आंखों से सामने सचमुच देख के, जो यकीन नहीं आ रहा कि आप और हम आमने सामने। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे किताबों से दूर हो चुके हैं। आपकी इन खूबसूरत बातों से और इन सब विजडम से कैसे मुस्तफीद होंगे ये बच्चे, क्योंकि ये कैसे समझेंगे ना, ये क्योंकि ये सिर्फ उस जो चीज़ है उसको देखते हैं, किताब नहीं पढ़ते, तो ये कैसे होगा? Gifted people, honestly, this is not trying to pat on my back कि मैं यहाँ का हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ अपने आप को कि सब हिंदुस्तानी रहते और यहाँ बैठा हूँ तो आपको भी शामिल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है।
वाकई एक सर्टन, चूंकि जो पुरानी नेशन है जिनकी इतनी पुरानी तारीख है, उसमें भी तो एक कलेक्टिव विजडम तो चलेगी ना कहीं का। आपके मुहावरों में होती है, आपने बुजुर्गों से बचपन में डांट खाते वक्त जो बातें सुनी थी वो आपके कान में रह जाती हैं। कहीं एक तजुर्बा, कोई शऊर जिंदगी का है। जरा सा फोकस चाहिए, जरा सी, बहुत ज्यादा ईमानदारी के लिए तो थोड़ी सी ईमानदारी रख ले, ये बहुत अच्छी जगह हो सकती है। आपसे एक बात अर्ज करूं, नक्शा उठा के देखिए, मुल्क अकेले बहुत आगे नहीं जा पाते हैं, रीजन्स जाते हैं। We have, I can say with total confidence and pride that we have, in India, we have done a lot of good work, and from 47 till today we have reached miles and miles. But it could be even better. It could be even better. Today we are one of the most industrialized countries of the world. लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा हो सकता था अगर पूरा रीजन हमारे एक दूसरे के साथ हो। आप देखिए, वेस्ट यूरोप एक कंडीशन में है, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एक कंडीशन में है, मिडिल ईस्ट एक कंडीशन में है, फार ईस्ट मोर और लेस एक कंडीशन में है, नॉर्थ अमेरिका एक कंडीशन में है, साउथ अमेरिका एक कंडीशन में। तो ये रीजन्स हैं जिनका एक मिजाज बनता है, एक दूसरे से कोऑपरेट करें या ना करें। करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो सबका नुकसान है। मैं आप पे आता हूँ, ये यहाँ पे आ जाइए। तब तक मुझे एक सवाल जो किसी ने भेजा, शरारत भी तो शर्त है ना, संजीदगी भी ठीक है। किसी ने सवाल पूछा है कि जावेद साहब ये बताइए कि आप में और शबाना में दोस्ती ज्यादा है या मोहब्बत? वो मोहब्बत ही नहीं है जिसमें दोस्ती ना हो, और वो दोस्ती या मोहब्बत सच्चे ही नहीं है जिसमें इज्जत ना हो, और वो इज्जत झूठी है जिसमें इख्तियार न दिया जाए। मैंने तो एक जगह लिखा है कि भाई हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि शादी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये लफ्ज जो है ना, हस्बैंड वाइफ, शोहर बीवी, ये लफ्ज जो है ये बड़े गड़बड़ है। हुआ ये है कि ये कई हजार साल पहले पहाड़ से लुढ़काए गए थे, और जैसे जैसे नीचे आए, चलिए बता दिए, आप ही बता दीजिए, बैठिए। तो इसमें बहुत काई लिपट गई है, तो इन लफ्जों को एक सेकंड को अलग रख दीजिए और ये सोचिए कि दो इंसान एक दूसरे के साथ खुश कैसे रह सकते। जब आप ये लफ्ज हटा के सोचेंगे तो बहुत सिंपल बात, दो इंसान तभी एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं अगर वो एक दूसरे के एहसासात का, एक दूसरे के ख्वाबों का, एक दूसरे की उम्मीद का, एक दूसरे की खुददारी का, एक दूसरे की कोशिश का एहतराम करें। अगर वो नहीं करेंगे तो बज़ाहिर ऊपर सब चलता रहेगा, लेकिन कम से कम उनमें से एक, और मुमकिन है कि दोनों नाखुश हों, लेकिन कम से कम एक तो नाखुश रहेगा, और रहा है सदियों तक। तो अब ये काम बंद होना चाहिए और हमको एक दूसरे की इज्जत करना सीखना चाहिए। ये मोहब्बत बहुत हो गई। अब आप दोस्ती कीजिए जो इक्वल फुटिंग पे होती है। आदतें सदियों से बिगड़ी हुई हैं, तकलीफ होगी आपको थोड़ी, लेकिन अब बेहतर यह है कि आप सुधर जाए। जी मेरी बहन, एक तो बहुत खुशी हुई आपको अपनी आंखों से सामने सचमुच देख के, जो यकीन नहीं आ रहा कि आप और हम आमने सामने। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे किताबों से दूर हो चुके हैं। आपकी इन खूबसूरत बातों से और इन सब विजडम से कैसे मुस्तफीद होंगे ये बच्चे, क्योंकि ये कैसे समझेंगे ना, ये क्योंकि ये सिर्फ उस जो चीज़ है उसको देखते हैं, किताब नहीं पढ़ते, तो ये कैसे होगा। क्योंकि अगर हम कोई बात करेंगे तो हमारी बात की वो वैल्यू नहीं है जो आपकी बात की वैल्यू है। वो ये कह रही है बच्चे बिगाड़ हमने दिए, अब ठीक आप कर।
आप ये चाह रही हैं कि आपके बच्चों की परवरिश में करूं। क्योंकि हमारी बात तो समझ नहीं आती, बड़े नहीं, लोगों ऐसा- की बात। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये ना सोचिए, जो एक हम लोग भी तो बच्चों को एक लेटर बॉक्स की तरह समझते ना कि कॉन्स्टेंटली हम उन्हें विजिट देते रहते हैं, तो वो भी पक जाते हैं बच्चे, भाई क्या हर बात पे ये हमें अक्ल सिखा रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा सा हम लोगों को राशनिंग करनी चाहिए। जी फिर वहां आता हूँ जी, बिस्मिल्लाह। आप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं, वैसे मैं भी आपके घर जा चुकी हूँ, क्योंकि 17 जनवरी आपकी और मेरी सालगिरह है और मैंने आपके घर खाना भी खाया, लेकिन आपको याद नहीं है। मैं घर पे था जी। चले वो तो कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं और आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान एक माशाल्लाह बड़ा फ्रेंडली, लविंग और पॉजिटिव मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान में जो हमारा तस्वुर है वो इतना अच्छा नहीं है। तो एक मिनट, मैं ये समझती हूँ कि जब आप यहाँ आते हैं तो क्या आप जाकर बताते हैं कि वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो तो जगह जगह बम नहीं मारते, हमें फूल भी पहनाते हैं, प्यार भी करते हैं, आप ये जाके बताते हैं उनको कि नहीं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस रीजन में अच्छे हालात हो, हम मोहब्बत करें, दोस्ती करें आपस में। आप तो जो कह रही हैं उसमें बहुत सच्चाई है, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि लाहौर और अमृतसर के सेंटर, जो शहर का सेंटर, उनमें 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पता नहीं कितने लोग ये बात जानते हैं। उसके बावजूद इन दोनों शहरों में और पूरे मुल्कों में एक दूसरे के बारे में जो लाइल्मी है वो हैरत अंगेज। आप ऐसा ना समझिए कि आप हिंदुस्तान के बारे में सब जानती हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आम हिंदुस्तानी आपके बारे में सब जानता है, आप में कैसे कैसे यहाँ लोग बैठे हैं उनके बारे में उसे पता है, लेकिन आपको भी नहीं पता। और ये लाइल्मी दोनों तरफ से है। मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ, मैं सुनता हूँ जो बात। मुझे याद है 5 बरस पहले जब मैं आया था तो इनके घर में बैठा हुआ था और वहाँ कुछ लोग बैठे पंजाबी में बात कर रहे थे, कोई हैरत की बात नहीं है, पंजाबी है। तो कोई लतीफ़ा हुआ जिस पर मैं भी हंसा, तो मेरे बराबर में खातून बैठी थी, उन्होंने पूछा कि आप पंजाबी समझते हैं? तो मैंने कहा जी हाँ समझ, बोल नहीं पाता हूँ, समझ लेता हूँ। तो कहने आपको कैसे आइडिया आ गई? तो मैंने कहा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर तो पंजाबी ही हैं। तो अरे तो और बहुत खुश हो गई खातून, कहने आपकी फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी है, तो कौन लोग हैं? तो मैंने कहा अगर आप ये पूछे कि कौन नहीं है तो मुझे आसानी हो जाएगी बताने। तो कहने नहीं फिर भी, तो मैंने 3-4 नाम लिए। तो कहलिए मगर वो तो हिंदू हैं। लाहौर में बैठी एक ग्रोन अप लड़की, पढ़ी लिखी लड़की को ये नहीं मालूम था कि कुछ पंजाबी हिंदू भी हैं। और यही लाइल्मी उधर भी है। तो ये तो बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह के जो कल्चरल एक्सचेंज होने चाहिए थे, स्टूडेंट एक्सचेंज होने चाहिए थे, वो नहीं है। जो कम्युनिकेशन होने चाहिए थे वो नहीं है। तो जाहिर है कि जो बातें, अब जो आदमी कुछ नहीं जानता, मेहदी हसन आए, निहायत पॉपुलर हुए थे वहाँ, नूरजहां बड़ी उनकी एहतमाम जब आई थी, आप सोच नहीं सकते किस तरह का फंक्शन उनका हुआ था। उसकी कमेंट्री शबाना ने दी थी, लिखी मैंने थी, और वो पूरा जिस तरह से हॉल ने उन्हें रिसीव किया, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इस तरह की ग्रेट सिंगर्स उन्होंने जो एहतराम दिया उन्हें, वो है। फैज साहब आए थे तो ऐसा लगता था किसी स्टेट का हेड आया हुआ है। आगे पीछे तो गाड़ियाँ चल रही होती थी, वो सायरन देती हुई, और जब आते थे तो गवर्नर हाउस में ठहरते थे। वहाँ का कोई टेलीविज़न नहीं था जिसने उन्हें कहा अब तो आपके यहाँ प्राइवेट चैनल आ गए। पीटीवी पे तो कोई हिंदुस्तानी जा नहीं सकता था। कोई साहिर का, कभी कैफी का, कभी सरदार जाफरी का इंटरव्यू देखा आपने पीटीवी पे? हम आपको दिखाएंगे, हमारे यहाँ हुआ। तो ये जो बंदिश है कम्युनिकेशन पे, और कहीं एक कोशिश है कि लोग एक दूसरे को जान ना सके, ये माफ़ कीजिएगा दोनों तरफ से। और शायद थोड़ी सी आपके यहाँ ज़्यादा है, अब कम हो रही है, मुझे खुशी है। तो ये मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूँगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ।
बात है। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्ज़ाम न दें, उससे सॉल्व नहीं हो। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने जावेद अख्तर साहब के एक डायलॉग में जावेद साहब के एक डायलॉग में एक तरमीम करने लगा हूं, इनकी इजाजत के बगैर, पर आप सराहेंगे। वो ये है कि हाँ, वो नहीं कर सके हम लता जी का कॉन्सर्ट, लेकिन आज हमारे पास जावेद अख्तर है। ओके, ये नौजवान जो आगे बैठा है, नौजवान खुश शक्ल जो आगे बैठा है, जी मेरे भाई, इनको माइक करें, जल्दी से भाग के आके। ओके, ये जी वो पीछे वहां पहुंच नहीं पाएंगे। एक छोटी बच्ची, सबसे छोटी बच्ची, वो छोटी बच्ची, मेरी बहन, अगला सवाल आपका, पहले मेरे भाई का। जी, आपने बताया कि इस पूरे रीजन के अंदर लाइलमी है, मतलब इंडियन साइड से भी लाइलमी और पाकिस्तानी साइड से भी। तो एक एलिमेंट तो है जो टॉलरेंस का है, जो बहुत ही एब्सेंट है हमारे रीजन के अंदर। तो हर बंदा इसकी अपनी डेफिनेशन देता है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या काम करना चाहिए कि आज की जो यंगर जनरेशन है, जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, उसके अंदर टॉलरेंस का एलिमेंट अंडरस्टैंड कराया जा सके, उनको समझाया जा सके, और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक सॉलिड बेस जनरेट की जा सके? वेल डन, वेल डन। देखिए, ये बात जो है, हम लोग जो लोग ऐसे होते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे बेपनाह लोग हैं, हिंदुस्तान में भी ऐसे बेपनाह लोग हैं जो चाहते हैं कि इस रीजन में अमन हो, दोस्ती हो, यगानगत हो, ट्रेड हो, कल्चरल एक्सचेंजेस हों, और वो जितना बन पड़ता है वो कोशिश भी करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो बरसरे इक़्तिदार लोग होते हैं, ये उनके ही हाथ में होता है। आप सारी कोशिश कर ले, वो एक वाक़या सारे कोशिशों पर पानी फेर देगा। तो ये दरअसल मैं समझता हूँ कि अवाम का हमारे यहाँ भी फ़र्ज़ बनता है, आपके यहाँ भी फ़र्ज़ बनता है कि ये प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट पे रखे कि भाई ये आप मामला किसी तरह ठीक कीजिए और ये ठीक होना चाहिए। अभी जब मैंने ये कहा था, तो देखिए, मैं सच्ची बात करूँ, कुछ इधर का भी बता देता हूँ हिंदुस्तान का। आपके ये जो टीवी सीरियल्स थे वो बहुत पॉपुलर थे, और मैंने भी बहुत देखे। तो और कई लोगों से मैं मिलना ही इसलिए चाहता था कि मैंने उनके सीरियल देखे थे, इतने अच्छे लिखे हुए, इतने अच्छे परफॉर्म किए हुए होते। तो एक दिन मेरे एक दोस्त फिल्म डायरेक्टर हैं, क्या नाम लूँ उनका, वो आए, एक पाकिस्तान का टीवी सीरियल देखा और बहुत हैरान और खुश थे। कहने, जावेद साहब, वो पाकिस्तान में भी सड़कें वैसी होती हैं जैसी हमारे यहाँ होती हैं। तो मैंने कहा, तुम क्या समझ रहे हो, पाकिस्तान की सड़कें सीधी जन्नत जाती हैं, ऐसी होनी चाहिए। तो आप ये देखिए, ये लाइन में दोनों तरफ है, और बड़ी मतलब कभी कभी अफसोस भी होता है, कभी कभी हंसी भी आती है इस लाइन पे। लास्ट क्वेश्चन, वो छोटी बच्ची जो येलो कपड़े में, जी मेरी बहन। हेलो, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप सारे हमारे पास आए और न्यू यूथ को जानने का मौका मिला आप लोगों के बारे में। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बहुत सी बुक्स लिखी होंगी, आपकी पर्सनल फेवरेट क्या है? आपकी फेवरेट बुक कौन सी है जो आप ही ने लिखी है? वो मैं लिखने वाला हूँ। मैं अभी लेता हूँ बाबा चाचा जी, जिनके हाथ में जावेद साहब की किताब है, मेरी बहन लाल कपड़ों में, शंगरफी कपड़ों। जी जी जी, अरे बस 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 बस, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बहन, मेरी बहन, ये मेरी बहन। अरे भैया, इधर भी थोड़ा, इधर हॉल चाह रहा है। एक ही दफा सुनते, मैंने सुन लिया, मैं करता हूँ फरमाइश। मगर एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा, मैं आपके सोशल पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस जानता हूँ, लेकिन सारे के सारे सवाल लेफ्ट विंग से आए, ये बात ठीक नहीं है। बेचारे राइट विंग को भी तो कुछ पूछिए आप। मेरी बहन, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, थैंक यू सो मच पाकिस्तान आने के लिए। मेरा सवाल ये है कि आप जब शायरी करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? मसलन आपको जहाँ पे भी कोई ख्याल आता है या सोच आती है, आप उसका कोई ड्राफ्ट बना लेते हैं, या आपको कोई बहुत सिक्लूडेड जगह चाहिए होती है, पीसफुल, जहाँ पे बैठ के आप लिखते हैं? जनरली आपका राइटिंग प्रोसेस कैसा है? एक्सीलेंट।
मेरा ख्याल है हर राइटर का, चाहे वो प्रोज राइटर हो, पोइट्री राइटर हो, उसका प्रोसेस कुछ अपना ही होता है। लिखना मेरा आखिरी काम होता है। मेरा हाफजा ठीक है तो मुझे एक कोई ख्याल ज़रा सा आया, मुझे ऐसा लगता है इसमें इम्कान है। मैं फिल्मी गाने लिखता हूँ तो वो तो एक कमीशन है जो कि डेडलाइंस का लिखा जाता है, भाई 18 तारीख तक ये गाना दे देना है। आई कैन राइट है, तो आप लोग आपस में बात कर रहे होंगे, गाए नहीं, गाने से मुझे डिस्टर्बेंस होता है। आई कैन राइट है कहीं भी, पब्लिक प्लेस में, कार में, प्लेन में, रेस्टोरेंट में, बीच पार्टी में, जहाँ बातें चल रही हैं, आई कैन राइट देयर, वो प्रॉब्लम। यहाँ तक मेरी दूसरी शायरी जो कि अब उसे मैं लिटरेरी कहूँ या जो भी, जो मेरी अपनी शायरी है जो मुफ्त में करता हूँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कि मुझे कोई ऐसा ख्याल ना आए कि मुझे लगे ये बात नहीं कही गई है या ये बात इस तरह नहीं कही गई है, तब तक मैं नहीं लिखता। वरना तो वही बात जो 100 बार लिखी गई है उसे 101 बार लिखने का मतलब नहीं कोई। तो वो एंगल अगर आ जाए जहन में तो बहुत देर तक तो मेरे दिमाग में ही वो पकता रहता है, डेवलप होता रहता है। एंड देन आई सिट डाउन एंड राइट व्हेन आई फील दैट देयर इज इनफ मटेरियल। कुछ लाइनें, कुछ मिसरे आ गए इधर उधर के। और होता ही है कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो नज़्म जो है या मजमून जो है वो सेल्फ जनरेटिंग होता है। वो एक हद तक तो आप उसे गाइड करते हैं और फिर वो आपको खींच के ले जाता है। तो आपने जो नहीं सोचा था आप उधर चले जाते हैं, जो उसका इख्तिताम आपके जहन में कुछ और था, लेकिन वो मजमून या नज़्म कहते नहीं ये यहाँ खत्म हो गई। तो वो एक प्रोसेस है जो कि फिर एक थर्ड स्टेज पे आता है। जितना आपने सोचा था सब वो पेपर पे नहीं आता, उसमें कुछ और उगने लगता है। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस। एक सेकंड, ये तो शाम तक निश्चित खत्म नहीं हो पाएगी। मेरा आखिरी सवाल है, सवाल सुन लें और फिर कहिए कि हाँ ये सवाल आपने आखिरी अच्छा पूछा है। शाम को मुशायरा भी है। इजाजत है, आपकी इजाजत है, मालिक आप है इस वक्त। कि एक साहब ने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के बारे में पूछा, मैं बता दूं ताकि ये सब बच्चे समझ जाएंगे बात। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि ये आपने कैसे लिख दिया, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन था। तो आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको मालूम हो कि ये कितने प्रोजेक्ट काम है। हुआ ये कि जब ये स्क्रिप्ट सुनी हमने, सब लोगों ने, पूरी यूनिट ने बैठ के, R.D. बर्मन का बहुत बड़ा म्यूजिक हॉल था, उसमें बैठ के सुनी। तो जब ख़त्म हुई तो मैंने कहा कि ये एक सिचुएशन थी, वहाँ पर आपने गाना नहीं बताया है लेकिन वहाँ बहुत अच्छा गाना आ सकता है। तो उनका नहीं इसमें कुछ नहीं आ सकता, अभी तो इनका मुलाकात भी नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, यहाँ गाना कैसे आएगा। उसने सिर्फ एक झलक विंडो पे बस की देखा है लड़की को, उसे ढूंढ रहा है, यहाँ गाना नहीं होगा। मैंने कहा मुझे लगता आ सकता है और अच्छा गाना आ सकता है। तो कहले अच्छा आपको ऐसा लगता है तो आप लिख लाइए, अच्छा होगा ले लेंगे। होता यह है कि आमतौर से गाने न सिर्फ सिचुएशन के लिए बल्कि ट्यून के लिए लिखे जाते हैं। एक ट्यून भी होती है, उस पर लिखना होता है। तो अब ट्यून थी नहीं इसलिए कि सिचुएशन ही नहीं थी, तो उनका आप ही लिख लीजिए, हम ट्यून बना लेंगे अगर पसंद है। तो तय पाया कि बुध को 4 बजे मिलेंगे और ये था शनिचर। मैं बाहर निकला और भूल गया। अब बुध के बारे में आप लोग जानते होंगे कि हमेशा आ जाता है, तो वो आ गया। तो अब मुझे 2 बजे फोन आया कि सर 4 बजे पहुंच जाइएगा, सब आ रहे हैं। अब मुझे इस फोन से याद आया कि मैंने तो बड़ा दावा किया था, मैं तो भूल गया। और ये सब आ रहे हैं, कास्ट वास्ट ये सब आ रहे हैं, इतने के सामने तो मेरी बहुत लोगों के सामने नाक कटेगी कि मैं कहूँ मैंने लिखा नहीं। तो आई वॉज ऑलमोस्ट टेरराइज कि हाउ विल आई सेव माई फेथ। तो वाइल आई वॉज ड्राइविंग, रास्ते में मुझे आइडिया आ गया कि मैं कैसे बच सकता हूँ एम्बैरेसमेंट से। तो मैं एंटर हुआ, सब बैठे थे, अनिल कपूर और ये और वो सब। तो मैंने कहा देखिए मैंने 3 दिन बहुत संजीदगी से सोचा इसके बारे में और मैं जो कुछ एकाध किया उसे मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैं अब एक एंगल पे पहुंचा हूँ और वो मैं आपको बताता हूँ कि एक बड़ी अजीब तरह की चीज़ होगी। अगर आप लोग हाँ कहते हैं तो मुझे मैं आगे लिखूँ। है ये कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब इसके बाद फिर तशबीहात होंगी, तो आपको ये आइडिया अच्छा लगता हो तो बताइए। तो
आर.डी. बर्मन ने कहा आइडिया तो इंटरेस्टिंग है, एक काम करो यार, एक अंतरा यहीं लिख दो। अच्छा, उसे मालूम था कि मैं 1 घंटे भर में बहुत अगर ये वक्त लगता है तो 1.5 घंटे में गाना लिखता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बैठता हूँ। मैं दूसरी तरफ बैठ गया, मैंने पहला उसका अंतरा लिखा, दिल में शुक्र अदा करते हुए कि बच गया मैं। फिर उसने कहा कि ठीक है, उसने सुना और वैसे ही गाने लगा, जो ट्यून आप सुनते हैं 1 मिनट में वो गाने लगा, और कहा ऐसे ही 2 अंतरे और लिख दो, बस यही गाना होगा। ये था मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। आखिरी 30 सेकंड। अरे 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 हम अरे 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 ऊंची आवाज थोड़े ही, ऊंची आवाज थोड़े ही, अरे 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 ऊंची आवाज थोड़े ही। आखिरी सवाल मेरा सुन लीजिए, आखिरी सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल आखिरी जावेद साहब से ये है कि क्या आप हमसे आज वादा करते हैं कि पूरी कोशिश करेंगे कि अगले साल खुद शबाना, जोया और फरहान अख्तर को भी लेकर आए? देखिए, मैं अपनी बेटी को भी कह दूंगा और बीवी को भी कह दूंगा, लेकिन अगर वो मेरे कहने से आए तो मुझे लगेगा कि मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है और बीवी से ताल्लुकात मेरे को मुनासिब नहीं है। वो अपनी ही मर्जी से आते हैं और अपनी ही मर्जी से जाते हैं। आपका पैगाम मैं पहुंचा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। गिफ्टेड पीपल, ऑनेस्टली, दिस इज नॉट ट्राइंग टू पैट ऑन माई बैक कि मैं यहाँ का हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ अपने आप को कि सब हिंदुस्तानी थे और यहाँ बैठा हूँ तो आपको भी शामिल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वाकई एक चूंकि जो पुरानी नेशन है जिनकी इतनी पुरानी तारीख है, उसमें भी तो एक कलेक्टिव विजडम तो चलेगी ना कहीं का। आपके मुहावरों में होती है, आपने बुजुर्गों से बचपन में डांट खाते वक्त जो बातें सुनी थी वो आपके कान में रह जाती हैं। कहीं एक तजुर्बा, कोई शऊर जिंदगी का है। जरा सा फोकस चाहिए, जरा सी, बहुत ज्यादा ईमानदारी के लिए तो थोड़ी सी ईमानदारी रख ले, ये बहुत अच्छी जगह हो सकती है। आपसे एक बात अर्ज करूं, नक्शा उठा के देखिए, मुल्क अकेले बहुत आगे नहीं जा पाते हैं, रीजन्स जाते हैं। We have, I can say with total confidence and pride that we have in India, we have done a lot of good work, and from 47 till today we have reached miles and miles. But it could be even better. It could be even better. Today we are one of the most industrialized countries of the world. लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा हो सकता था अगर पूरा रीजन हमारे एक दूसरे के साथ हो। अब देखिए, वेस्ट यूरोप एक कंडीशन में है, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एक कंडीशन में है, मिडल ईस्ट एक कंडीशन में है, फार ईस्ट मोर और लेस एक कंडीशन में है, नॉर्थ अमेरिका एक कंडीशन में है, साउथ अमेरिका एक कंडीशन में। तो ये रीजन्स हैं जिनका एक मिजाज बनता है, एक दूसरे से कोऑपरेट करें या ना करें। करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो सबका नुकसान है। मैं आप पे आता हूँ, ये यहाँ पे आ जाइए। तब तक मुझे एक सवाल जो किसी ने भेजा, शरारत भी तो शर्त है ना, संजीदगी भी ठीक है। किसी ने सवाल पूछा है कि जावेद साहब ये बताइए कि आप में और शबाना में दोस्ती ज्यादा है या मोहब्बत? वो मोहब्बत ही नहीं है जिसमें दोस्ती ना हो, और वो दोस्ती या मोहब्बत सच्चे ही नहीं है जिसमें इज्जत ना हो, और वो इज्जत झूठी है जिसमें इख्तियार न दिया जाए। मैंने तो एक जगह लिखा है कि भाई हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि शादी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये लफ्ज जो है ना, हस्बैंड वाइफ, शोहर बीवी, ये लफ्ज जो है ये बड़े गड़बड़ है। हुआ ये है कि अब कई हजार साल पहले पहाड़ से लुढ़काए गए थे और जैसे जैसे नीचे आए, चलिए बता दिए, आप ही बता दीजिए, बैठिए। तो
इसमें बहुत काई लिपट गई है, तो इन लफ्जों को एक सेकंड को अलग रख दीजिए और ये सोचिए कि दो इंसान एक दूसरे के साथ खुश कैसे रह सकते। जब आप ये लफ्ज हटा के सोचेंगे तो बहुत सिंपल बात, दो इंसान तभी एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं अगर वो एक दूसरे के एहसासात का, एक दूसरे के ख्वाबों का, एक दूसरे की उम्मीद का, एक दूसरे की खुददारी का, एक दूसरे की कोशिश का एहतराम करें। अगर वो नहीं करेंगे तो बज़ाहिर ऊपर सब चलता रहेगा, लेकिन कम से कम उनमें से एक, और मुमकिन है कि दोनों नाखुश हों, लेकिन कम से कम एक तो नाखुश रहेगा और रहा है सदियों तक। तो अब ये काम बंद होना चाहिए और हमको एक दूसरे की इज्जत करना सीखना चाहिए। ये मोहब्बत बहुत हो गई। अब आप दोस्ती कीजिए जो इक्वल फुटिंग पे होती है। आदतें सदियों से बिगड़ी हुई हैं, तकलीफ होगी आपको थोड़ी, लेकिन अब बेहतर यह है कि आप सुधर जाए। जी मेरी बहन, एक तो बहुत खुशी हुई आपको अपनी आंखों से सामने सचमुच देख के, जो यकीन नहीं आ रहा कि आप और हम आमने सामने। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे किताबों से दूर हो चुके हैं। आपकी इन खूबसूरत बातों से और इन सब विजडम से कैसे मुस्तफीद होंगे ये बच्चे, क्योंकि ये कैसे समझेंगे ना, ये क्योंकि ये सिर्फ उस जो चीज़ है उसको देखते हैं, किताब नहीं पढ़ते, तो ये कैसे होगा। क्योंकि अगर हम कोई बात करेंगे तो हमारी बात की वो वैल्यू नहीं है जो आपकी बात की वैल्यू है। वो ये कह रही हैं बच्चे बिगाड़ हमने दिए, अब ठीक आप कर। आप ये चाह रही हैं कि आपके बच्चों की परवरिश में करें। हमारी बात तो समझ नहीं आती, बड़े नहीं, लोगों की बात ऐसा नहीं है। आप ये लोग सोचिए, जो एक हम लोग भी तो बच्चों को एक लेटर बॉक्स की तरह समझते ना कि कॉन्स्टेंटली हम उन्हें विजिट देते रहते हैं, तो वो भी पक जाते हैं बच्चे, भाई क्या हर बात पे ये हमें असूल सिखा रहे हैं। तो इसे थोड़ा सा हम लोगों को राशनिंग करनी चाहिए। जी फिर वहां आता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। आप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं, वैसे मैं भी आपके घर जा चुकी हूँ, क्योंकि 17 जनवरी आपकी और मेरी सालगिरह है और मैंने आपके घर खाना भी खाया, लेकिन आपको याद नहीं है। मैं घर पे था जी। चले वो तो कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं और आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान एक माशाल्लाह बड़ा फ्रेंडली, लविंग और पॉजिटिव मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान में जो हमारा तस्वुर है वो इतना अच्छा नहीं है। तो एक मिनट, मैं ये समझती हूँ कि जब आप यहाँ आते हैं तो क्या आप जाकर बताते हैं कि वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो तो जगह जगह बम नहीं मारते, हमें फूल भी पहनाते हैं, प्यार भी करते हैं, आप ये जाके बताते हैं उनको कि नहीं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस रीजन में अच्छे हालात हो, हम मोहब्बत करें, दोस्ती करें आपस में। आप तो जो कह रही हैं उसमें बहुत सच्चाई है, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि लाहौर और अमृतसर के सेंटर, जो शहर का सेंटर है, उनमें 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पता नहीं कितने लोग ये बात जानते हैं। उसके बावजूद इन दोनों शहरों में और पूरे मुल्कों में एक दूसरे के बारे में जो लाइल्मी है वो हैरत अंगेज। आप ऐसा न समझिए कि आप हिंदुस्तान के बारे में सब जानती हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आम हिंदुस्तानी आपके बारे में सब जानता है, आप में कैसे कैसे यहाँ लोग बैठे हैं उनके बारे में उसे पता है, लेकिन आपको भी नहीं पता। और ये लाइल्मी दोनों तरफ से है। मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ, मैं सुनता हूँ जो बात। मुझे याद है 5 बरस पहले जब मैं आया था तो इनके घर में बैठा हुआ था और वहाँ कुछ लोग बैठे पंजाबी में बात कर रहे थे, कोई हैरत की बात नहीं है, पंजाबी है। तो कोई लतीफ़ा हुआ जिस पर मैं भी हंसा, तो मेरे बराबर में खातून बैठी थी, उन्होंने पूछा कि आप पंजाबी समझते हैं? तो मैंने कहा जी हाँ समझ, बोल नहीं पाता हूँ, समझ लेता हूँ। तो कहने आपको कैसे आ गई? तो मैंने कहा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर तो पंजाबी ही हैं। तो अरे तो और बहुत खुश हो गई खातून, कहने आपकी फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी है, तो कौन लोग हैं? तो मैंने कहा अगर आप ये पूछें कि कौन नहीं है तो मुझे आसानी हो जाएगी बताने। तो कहने नहीं फिर भी
तो मैंने 3-4 नाम लिए, तो कह लिए मगर वो तो हिंदू हैं। लाहौर में बैठी एक ग्रोन अप लड़की, पढ़ी लिखी लड़की को ये नहीं मालूम था कि कुछ पंजाबी हिंदू भी हैं। और यही लाइल में उधर भी है। तो ये तो बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह के जो कल्चरल एक्सचेंज होने चाहिए थे, स्टूडेंट एक्सचेंज होने चाहिए थे, वो नहीं है। जो कम्युनिकेशन होने चाहिए थे वो नहीं है। तो जाहिर है कि जो बातें, अब जो आदमी कुछ नहीं जानता, मेहदी हसन आए, निहायत पॉपुलर हुए थे वहाँ, नूरजहां बड़ी उनकी एहतराम में जब आई थी, आप सोच नहीं सकते किस तरह का फंक्शन उनका हुआ था। उसकी कमेंट्री शबाना ने दी थी, लिखी मैंने थी, और वो पूरा जिस तरह से हॉल ने उन्हें रिसीव किया, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इस तरह की ग्रेट सिंगर्स उन्होंने जो एहतराम दिया उन्हें, वो है। फैज साहब आए थे तो ऐसा लगता था किसी स्टेट का हेड आया हुआ है। आगे पीछे तो गाड़ियाँ चल रही होती थी, वो सायरन देती हुई, और जब आते थे तो गवर्नर हाउस में ठहरते थे। वहाँ का कोई टेलीविज़न नहीं था जिसने उन्हें कहा अब तो आपके यहाँ प्राइवेट चैनल आ गए। पीटीवी पे तो कोई हिंदुस्तानी जा नहीं सकता था। कोई साहिर का, कभी कैफी का, कभी सरदार जाफरी का इंटरव्यू देखा आपने पीटीवी पे? हम आपको दिखाएंगे, हमारे यहाँ हुआ। तो ये जो बंदिश है कम्युनिकेशन पे, और कहीं कोशिश है कि लोग एक दूसरे को जान ना सके, ये माफ़ कीजिएगा दोनों तरफ से। और शायद थोड़ी सी आपके यहाँ ज़्यादा है, अब कम हो रही है, मुझे खुशी है। तो ये मैं तकल्लुफ़ से काम नहीं लूँगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्ज़ाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने जावेद अख्तर साहब के एक डायलॉग में एक तरमीम करने लगा हूं, इनकी इजाजत के बगैर, पर आप सराहेंगे। वो ये है कि हाँ, वो नहीं कर सके हम लता जी का कॉन्सर्ट, लेकिन आज हमारे पास जावेद अख्तर है। ओके, ये नौजवान जो आगे बैठा है, नौजवान खुश शक्ल जो आगे बैठा है, जी मेरे भाई, इनको माइक करें जल्दी से भाग के आके। ओके, ये जी वो पीछे वहां पहुंच नहीं पाएंगे। एक छोटी बच्ची, सबसे छोटी बच्ची, वो छोटी बच्ची, मेरी बहन, अगला सवाल आपका, पहले मेरे भाई का। जी, आपने बताया कि इस पूरे रीजन के अंदर लाइलमी है, मतलब इंडियन साइड से भी लाइलमी है और पाकिस्तानी साइड से भी। तो एक एलिमेंट तो है जो टॉलरेंस का है, जो बहुत ही एब्सेंट है हमारे रीजन के अंदर। तो हर बंदा इसकी अपनी डेफिनेशन देता है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या काम करना चाहिए कि आज की जो यंगर जनरेशन है, जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, उसके अंदर टॉलरेंस का एलिमेंट अंडरस्टैंड कराया जा सके, उनको समझाया जा सके, और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक सॉलिड बेस जनरेट की जा सके? वेल डन, वेल डन। देखिए, ये बात जो है, हम लोग ऐसे होते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे बेपनाह लोग हैं, हिंदुस्तान में भी ऐसे बेपनाह लोग हैं जो चाहते हैं कि इस रीजन में अमन हो, दोस्ती हो, यगानगत हो, ट्रेड हो, कल्चरल एक्सचेंजेस हों, और वो जितना बन पड़ता है वो कोशिश भी करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो बरसरे इक़्तिदार लोग होते हैं, ये उनके ही हाथ में होता है। आप सारी कोशिश कर ले, वो एक वाक़या सारी कोशिशों पे पानी फेर देगा। तो ये दरअसल मैं समझता हूँ कि अवाम का हमारे यहाँ भी फ़र्ज़ बनता है, आपके यहाँ भी फ़र्ज़ बनता है कि ये प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट पे रखे कि भाई आप मामला किसी तरह ठीक कीजिए, और ये ठीक होना चाहिए। अभी जब मैंने ये कहा था, तो देखिए, मैं सच्ची बात करूँ, कुछ इधर का भी बता देता हूँ हिंदुस्तान का। आपके ये जो टीवी सीरियल्स थे वो बहुत पॉपुलर थे, और मैंने भी बहुत देखे। तो और कई लोगों से मैं मिलना ही इसलिए चाहता था कि मैंने उनके सीरियल देखे थे, इतने अच्छे लिखे हुए, इतने अच्छे परफॉर्म किए हुए होते। तो एक दिन मेरे एक दोस्त फिल्म डायरेक्टर हैं, क्या नाम लूँ उनका, वो आए, एक पाकिस्तान का टीवी सीरियल देखा,
और बहुत हैरान और खुश थे। कहने जावेद साहब वो पाकिस्तान में भी सड़कें वैसी होती हैं जैसी हमारे यहाँ होती हैं। तो मैंने कहा तुम क्या समझ रहे हो, पाकिस्तान की सड़कें सीधी जन्नत जाती हैं ऐसी होंगी जैसे। तो आप ये देखिए ये लाइन में दोनों तरफ है और बड़ी मतलब कभी कभी अफसोस भी होता है, कभी कभी हंसी भी आती है इस लाइन पे। लास्ट क्वेश्चन, वो छोटी बच्ची जो येलो कपड़े में, जी मेरी बहन। हेलो, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप सारे हमारे पास आए और न्यू यूथ को जानने का मौका मिला आप लोगों के बारे में। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बहुत सी बुक्स लिखी होंगी, आपकी पर्सनल फेवरेट क्या है? आपकी फेवरेट बुक कौन सी है जो आप ही ने लिखी है? वो मैं लिखने वाला हूँ। मैं अभी लेता हूँ माता चाचा जी, जिनके हाथ में जावेद साहब की किताब है मेरी बहन लाल कपड़ों में, संग्रफी कपड़ों। जी जी जी, अरे बस 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 बस, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बहन, मेरी बहन, ये मेरी बहन। अरे भैया इधर भी थोड़ा, इधर तो एक ही दफा सुनते, मैंने सुन लिया, मैं करता हूँ फरमाइश। मगर एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा, मैं आपके सोशल पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस जानता हूँ, लेकिन सारे के सारे सवाल लेफ्ट विंग से आए ये बात ठीक नहीं है। बेचारे राइट विंग को भी तो कुछ पूछिए आप। मेरी बहन, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, थैंक यू सो मच पाकिस्तान आने के लिए। मेरा सवाल ये है कि आप जब शायरी करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? मसलन आपको जहाँ पे भी कोई ख्याल आता है या सोच आती है, आप उसका कोई ड्राफ्ट बना लेते हैं या आपको कोई बहुत सिक्लूडेड जगह चाहिए होती है, पीसफुल, जहाँ पे बैठ के आप लिखते हैं? जनरली आपका राइटिंग प्रोसेस कैसा है? एक्सीलेंट। मेरा ख्याल है हर राइटर का, चाहे वो प्रोज राइटर हो, पोइट्री राइटर हो, उसका प्रोसेस कुछ अपना ही होता है। लिखना मेरा आखिरी काम होता है। मेरा हाफजा ठीक है तो मुझे एक कोई ख्याल ज़रा सा आया, मुझे ऐसा लगता है इसमें इम्कान है। मैं फिल्मी गाने लिखता हूँ तो वो तो एक कमीशन है जो कि डेडलाइंस का लिखा जाता है, भाई 18 तारीख तक ये गाना दे देना है। आई कैन राइट है, तो आप लोग आपस में बात कर रहे होंगे, गाए नहीं, गाने से मुझे डिस्टर्बेंस होता है। आई कैन राइट है, कहीं भी पब्लिक प्लेस में, कार में, प्लेन में, रेस्टोरेंट में, बीच पार्टी में, जहाँ बातें चल रही हैं, आई कैन राइट देयर, वो प्रॉब्लम। यहाँ तक मेरी दूसरी शायरी जो कि अब उसे मैं लिटरेरी कहूँ या जो भी कहूँ, जो मेरी अपनी शायरी है जो मुफ्त में करता हूँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कि मुझे कोई ऐसा ख्याल ना आए कि मुझे लगे ये बात नहीं कही गई है या ये बात इस तरह नहीं कही गई है, तब तक मैं नहीं लिखता। वरना तो वही बात जो 100 बार लिखी गई है उसे 101 बार लिखने का मतलब नहीं कोई। तो वो एंगल अगर आ जाए जहन में तो बहुत देर तक तो मेरे दिमाग में ही वो पकता रहता है, डेवलप होता रहता है। एंड देन आई सिट डाउन एंड राइट व्हेन आई फील दैट देयर इज इनफ मटेरियल। कुछ लाइनें, कुछ मिसरे आ गए इधर उधर के। और होता ही है कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो नज़्म जो है या मजमून जो है वो सेल्फ जनरेटिंग होता है। वो एक हद तक तो आप उसे गाइड करते हो, फिर वो आपको खींच के ले जाता है। तो आपने जो नहीं सोचा था आप उधर चले जाते हैं, जो उसका इख्तिताम आपके जहन में कुछ और था, लेकिन वो मजमून या नज़्म कहते नहीं ये यहाँ ख़त्म हो गई। तो वो एक प्रोसेस है जो कि फिर एक थर्ड स्टेज पे जाता है। जितना आपने सोचा था सब वो पेपर पे नहीं आता, उसमें कुछ और उगने लगता है। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस। एक सेकंड, ये तो शाम तक नशिश खत्म नहीं हो पाएगी। मेरा आखिरी सवाल है, सवाल सुन लें और फिर कहिए कि हाँ ये सवाल आपने आखिरी अच्छा पूछा है। शाम को मुशायरा भी है। इजाजत है, आपकी इजाजत है, मालिक आप हैं इस वक्त। कि एक साहब ने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के बारे में पूछा, मैं बता दूं ताकि ये सब बच्चे समझ जाएंगे बात। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि ये आपने कैसे लिख दिया, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन था? तो आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको मालूम हो कि ये कितने प्रोजेक्ट काम है। हुआ ये कि जब ये स्क्रिप्ट सुनी हमने, सब लोगों ने, पूरी यूनिट ने बैठ के, R.D. बर्मन का बहुत बड़ा म्यूजिक हॉल था, उसमें बैठ के सुनी। तो जब ख़त्म हुई तो मैंने कहा कि ये एक सिचुएशन थी, वहाँ पर आपने गाना नहीं बताया है लेकिन वहाँ बहुत अच्छा गाना आ सकता है।
तो उनका नहीं इसमें कुछ नहीं आ सकता, अभी तो इनका मुलाकात भी नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, यहाँ गाना कैसे आएगा। उसने सिर्फ एक झलक विंडो पे बस की देखा है लड़की को, उसे ढूंढ रहा है, यहाँ गाना नहीं होगा। मैंने कहा मुझे लगता आ सकता है और अच्छा गाना आ सकता है। तो कहले अच्छा आपको ऐसा लगता है तो आप लिख लाइए, अच्छा होगा ले लेंगे हम। होता यह है कि आमतौर से गाने न सिर्फ सिचुएशन के लिए बल्कि ट्यून के लिए लिखे जाते हैं, एक ट्यून भी होती है उस पर लिखना होता है। तो अब ट्यून थी नहीं इसलिए कि सिचुएशन ही नहीं थी, तो उनका आप ही लिख लीजिए, हम ट्यून बना लेंगे अगर पसंद है। तो तय पाया कि बुध को 4 बजे मिलेंगे और ये था शनिचर। मैं बाहर निकला और भूल गया। अब बुध के बारे में आप लोग जानते होंगे कि हमेशा आ जाता है, तो वो आ गया। तो अब मुझे 2 बजे फोन आया कि सर 4 बजे पहुंच जाइएगा, सब आ रहे हैं। अब मुझे इस फोन से याद आया कि मैंने तो बड़ा दावा किया था, मैं तो भूल गया। और ये सब आ रहे हैं, कास्ट वास्ट ये सब आ रहे हैं, इतने के सामने तो मेरी बहुत लोगों के सामने नाक कटेगी कि मैं कहूँ मैंने लिखा नहीं। तो आई वॉज ऑलमोस्ट टेरराइज कि हाउ विल आई सेव माई फेस। तो वाइल आई वॉज ड्राइविंग, रास्ते में मुझे आइडिया आ गया कि मैं कैसे बच सकता हूँ एम्बैरेसमेंट से। तो मैं एंटर हुआ, सब बैठे थे, अनिल कपूर और ये वो सब। तो मैंने कहा देखिए मैंने 3 दिन बहुत संजीदगी से सोचा इसके बारे में और मैं जो कुछ एकाद किया उसे मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैं अब एक एंगल पर पहुंचा हूँ और वो मैं आपको बताता हूँ कि एक बड़ी अजीब तरह की चीज़ होगी। अगर आप लोग हाँ कहते हैं तो मैं आगे लिखूँ। है ये कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब इसके बाद सिर्फ तशबीहात होंगी, तो आपको ये आइडिया अच्छा लगता हो तो बताइए। तो आर.डी. बर्मन ने कहा आइडिया तो इंटरेस्टिंग है, एक काम करो यार एक अंतरा यहीं लिख दो। अच्छा उसे मालूम था कि मैं 1 घंटे भर में बहुत अगर वक्त लगता है तो 1.5 घंटे में गाना लिखता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बैठता हूँ। मैं दूसरी तरफ बैठ गया, मैंने पहला उसका अंतरा लिखा दिल में शुक्र अदा करते हुए कि बच गया मैं। फिर उसने कहा कि ठीक है, उसने सुना और वैसे ही गाने लगा जो ट्यून आप सुनते हैं। 1 मिनट में वो गाने लगा और कहा ऐसे ही 2 अंतरे और लिख दो, बस यही गाना होगा। ये था मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। आखिरी 30 सेकंड। अरे 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 हम अरे 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 ऊंची आवाज थोड़े ही, ऊंची आवाज थोड़े ही। अरे 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 ऊंची आवाज थोड़े ही। आखिरी सवाल मेरा सुन लीजिए, आखिरी सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल आखिरी जावेद साहब से ये है कि क्या आप हमसे आज वादा करते हैं कि पूरी कोशिश करेंगे कि अगले साल खुद शबाना, जोया और फरहान अख्तर को भी लेकर आए? देखिए मैं अपनी बेटी को भी कह दूंगा और बीवी को भी कह दूंगा, लेकिन अगर वो मेरे कहने से आए तो मुझे लगेगा कि मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है और बीवी से ताल्लुकात मेरे को मुनासिब नहीं है। वो अपनी ही मर्जी से आते हैं और अपनी ही मर्जी से जाते हैं। आपका पैगाम मैं पहुंचा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। गिफ्टेड पीपल, ऑनेस्टली दिस इज नॉट ट्राइंग टू पैट ऑन माई बैक कि मैं यहाँ का हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ अपने आप को कि सब हिंदुस्तानी थे और यहाँ बैठा हूँ तो आपको भी शामिल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वाकई एक चूंकि जो पुरानी नेशन है जिनकी इतनी पुरानी तारीख है उसमें भी तो एक कलेक्टिव विजडम तो चलेगी ना कहीं का। आपके मुहावरों में होती है, अपने बुजुर्गों से बचपन में डांट खाते वक्त जो बातें सुनी थी वो आपके कान में रह जाती हैं। कहीं एक तजुर्बा, कोई शऊर जिंदगी का है। जरा सा फोकस चाहिए, जरा सी, बहुत ज्यादा ईमानदारी के लिए तो थोड़ी सी ईमानदारी रख ले, ये बहुत अच्छी जगह हो सकती है। आपसे एक बात अर्ज करूं, नक्शा उठा के देखिए, मुल्क अकेले बहुत आगे नहीं जा पाते हैं, रीजन्स जाते हैं। We have, I can say with total confidence and pride that we have in India, we have done a lot of good work, and from 47 till today we have reached miles and miles, but it could be even better.
It could be even better. Today we are one of the most industrialized countries of the world. लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था अगर पूरा रीजन हमारे एक दूसरे के साथ हो। आप देखिए वेस्ट यूरोप एक कंडीशन में है, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एक कंडीशन में है, मिडल ईस्ट एक कंडीशन में है, फार ईस्ट मोर और लेस एक कंडीशन में है, नॉर्थ अमेरिका एक कंडीशन में है, साउथ अमेरिका एक कंडीशन में। तो ये रीजन्स हैं जिनका एक मिजाज बनता है, एक दूसरे से कोऑपरेट करें या ना करें। करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो सबका नुकसान है। मैं आप पे आता हूँ, ये यहाँ पे आ जाइए। तब तक मुझे एक सवाल जो किसी ने भेजा, शरारत भी तो शर्त है ना, संजीदगी भी ठीक है। किसी ने सवाल पूछा है कि जावेद साहब ये बताइए कि आप में और शबाना में दोस्ती ज्यादा है या मोहब्बत? वो मोहब्बत ही नहीं है जिसमें दोस्ती ना हो, और वो दोस्ती या मोहब्बत सच्चे ही नहीं है जिसमें इज्जत ना हो, और वो इज्जत झूठी है जिसमें इख्तियार न दिया जाए। मैंने तो एक जगह लिखा है कि भाई हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि शादी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये लव जो है ना, हस्बैंड वाइफ, शोहर बीवी, ये लव जो है ये बड़े गड़बड़ है। हुआ ये है कि ये कई हजार साल पहले पहाड़ से लुढ़काए गए थे, और जैसे जैसे नीचे आए, चलिए बता दिए, आप ही बता दीजिए, बैठिए। तो इसमें बहुत काई लिपट गई है, तो इन लफ्जों को एक सेकंड को अलग रख दीजिए और ये सोचिए कि दो इंसान एक दूसरे के साथ खुश कैसे रह सकते। जब आप ये लफ्ज हटा के सोचेंगे तो बहुत सिंपल बात, दो इंसान तभी एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं अगर वो एक दूसरे के एहसासात का, एक दूसरे के ख्वाबों का, एक दूसरे की उम्मीद का, एक दूसरे की खुददारी का, एक दूसरे की कोशिश का एहतराम करें। अगर वो नहीं करेंगे तो बज़ाहिर ऊपर सब चलता रहेगा, लेकिन कम से कम उनमें से एक, और मुमकिन है कि दोनों नाखुश हों, लेकिन कम से कम एक तो नाखुश रहेगा, और रहा है सदियों तक। तो अब ये काम बंद होना चाहिए और हमको एक दूसरे की इज्जत करना सीखना चाहिए। ये मोहब्बत बहुत हो गई। अब आप दोस्ती कीजिए जो इक्वल फुटिंग पे होती है। आदतें सदियों से बिगड़ी हुई हैं, तकलीफ होगी आपको थोड़ी, लेकिन अब बेहतर यह है कि आप सुधर जाए। जी मेरी बहन, एक तो बहुत खुशी हुई आपको अपनी आंखों से सामने सचमुच देख के, जो यकीन नहीं आ रहा कि आप और हम आमने सामने। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे किताबों से दूर हो चुके हैं। आपकी इन खूबसूरत बातों से और इन सब विजडम से कैसे मुस्तफीद होंगे ये बच्चे, क्योंकि ये कैसे समझेंगे ना, ये क्योंकि ये सिर्फ उस जो चीज़ है उसको देखते हैं, किताब नहीं पढ़ते, तो ये कैसे होगा? क्योंकि अगर हम कोई बात करेंगे तो हमारी बात की वो वैल्यू नहीं है जो आपकी बात की वैल्यू है। वो ये कह रही है बच्चे बिगाड़ हमने दिए, अब ठीक आप कर। आप ये चाह रही हैं कि आपके बच्चों की परवरिश में करें। हमारी बात तो समझ नहीं आती, बड़े लोगों की बात ऐसा नहीं है। आप ये लोग सोचिए, जो एक हम लोग भी तो बच्चों को एक लेटर बॉक्स की तरह समझते ना कि कॉन्स्टेंटली हम उन्हें विजिट देते रहते हैं, तो वो भी पक जाते हैं बच्चे, भाई क्या हर बात पे ये हमें असूल सिखा रहे हैं। तो इसे थोड़ा सा हम लोगों को राशनिंग करनी चाहिए। जी फिर वहां आता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। आप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं, वैसे मैं भी आपके घर जा चुकी हूँ, क्योंकि 17 जनवरी आपकी और मेरी सालगिरह है और मैंने आपके घर खाना भी खाया, लेकिन आपको याद नहीं है। मैं घर पे था जी। चले वो तो कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं और आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान एक माशाल्लाह बड़ा फ्रेंडली, लविंग और पॉजिटिव मुल्क है,
लेकिन हिंदुस्तान में जो हमारा तस्वुर है वो इतना अच्छा नहीं है। तो एक मिनट, मैं ये समझती हूँ कि जब आप यहाँ आते हैं तो क्या आप जाकर बताते हैं कि वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो तो जगह जगह बम नहीं मारते, हमें फूल भी पहनाते हैं, प्यार भी करते हैं, आप ये जाके बताते हैं उनको कि नहीं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस रीजन में अच्छे हालात हो, हम मोहब्बत करें, दोस्ती करें आप तो जो कह रही हैं उसमें बहुत सच्चाई है, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि लाहौर और अमृतसर के सेंटर, जो शहर का सेंटर, उनमें 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पता नहीं कितने लोग ये बात जानते हैं। उसके बावजूद इन दोनों शहरों में और पूरे मुल्कों में एक दूसरे के बारे में जो लाइल्मी है वो हैरत अंगेज। आप ऐसा ना समझिए कि आप हिंदुस्तान के बारे में सब जानती हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आम हिंदुस्तानी आपके बारे में सब जानता है, आप में कैसे कैसे यहाँ लोग बैठे हैं उनके बारे में उसे पता है, लेकिन आपको भी नहीं पता। और ये लाइल्मी दोनों तरफ से है। मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ, मैं सुनता हूँ जो बात। मुझे याद है 5 बरस पहले जब मैं आया था तो इनके घर में बैठा हुआ था और वहाँ कुछ लोग बैठे पंजाबी में बात कर रहे थे। कोई हैरत की बात नहीं है, पंजाबी है। तो कोई लतीफ़ा हुआ जिस पर मैं भी हंसा। तो मेरे बराबर में खातून बैठी थी, उन्होंने पूछा कि आप पंजाबी समझते हैं? तो मैंने कहा जी हाँ समझ, बोल नहीं पाता हूँ, समझ लेता हूँ। तो कहने आपको कैसे आइडिया आ गई? तो मैंने कहा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर तो पंजाबी ही हैं। तो अरे तो और बहुत खुश हो गई खातून, कहने आपकी फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी है तो कौन लोग हैं? तो मैंने कहा अगर आप ये पूछे कि कौन नहीं है तो मुझे आसानी हो जाएगी बताने। तो कहने नहीं फिर भी। तो मैंने 3-4 नाम लिए। तो कहने मगर वो तो हिंदू हैं। लाहौर में बैठी एक ग्रोन अप लड़की, पढ़ी लिखी लड़की को ये नहीं मालूम था कि कुछ पंजाबी हिंदू भी हैं। और यही लाइल्मी उधर भी है। तो ये तो बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह के जो कल्चरल एक्सचेंज होने चाहिए थे, स्टूडेंट एक्सचेंज होने चाहिए थे, वो नहीं है। जो कम्युनिकेशन होने चाहिए थे वो नहीं है। तो जाहिर है कि जो बातें, अब जो आदमी कुछ नहीं जानता, मेहदी हसन आए, निहायत पॉपुलर हुए थे वहाँ, नूरजहां बड़ी उनकी एहतराम में जब आई थी, आप सोच नहीं सकते किस तरह का फंक्शन उनका हुआ था। उसकी कमेंट्री शबाना ने दी थी, लिखी मैंने थी, और वो पूरा जिस तरह से हॉल ने उन्हें रिसीव किया, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इस तरह की ग्रेट सिंगर्स, उन्होंने जो एहतराम दिया उन्हें, वो है। फैज साहब आए थे तो ऐसा लगता था किसी स्टेट का हेड आया हुआ है। आगे पीछे तो गाड़ियाँ चल रही होती थी, वो सायरन देती हुई, और जब आते थे तो गवर्नर हाउस में ठहरते थे। वहाँ का कोई टेलीविज़न नहीं था जिसने उन्हें कहा अब तो आपके यहाँ प्राइवेट चैनल आ गए। पीटीवी पे तो कोई हिंदुस्तानी जा नहीं सकता था। कोई साहिर का, कभी कैफी का, कभी सरदार जाफरी का इंटरव्यू देखा आपने पीटीवी पे? हम आपको दिखाएंगे, हमारे यहाँ हुआ। तो ये जो बंदिश है कम्युनिकेशन पे, और कहीं कोशिश है कि लोग एक दूसरे को जान ना सके, ये माफ़ कीजिएगा दोनों तरफ से। और शायद थोड़ी सी आपके यहाँ ज़्यादा है, अब कम हो रही है, मुझे खुशी है। तो ये मैं तकल्लुफ़ से काम नहीं लूँगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्ज़ाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने जावेद अख्तर साहब के एक डायलॉग में एक तरमीम करने लगा हूँ, इनकी इजाजत के बगैर, पर आप सराहेंगे। वो ये है कि हाँ वो नहीं कर सके हम लता जी का कॉन्सर्ट, लेकिन आज हमारे पास जावेद अख्तर है। ओके, ये नौजवान जो आगे बैठा है, नौजवान
खुश शक्ल जो आगे बैठे। जी मेरे भाई, इनको माइक दे दें, जल्दी से भाग के आके। ओके, ये जी वो पीछे वहां पहुंच नहीं पाएंगे। एक छोटी बच्ची, सबसे छोटी बच्ची, वो छोटी बच्ची। मेरी बहन, अगला सवाल आपका, पहले मेरे भाई का। जी आपने बताया कि इस पूरे रीजन के अंदर लाइलमी है, मतलब इंडियन साइड से भी लाइलमी और पाकिस्तानी साइड से भी। तो एक एलिमेंट तो है जो टॉलरेंस का है, जो बहुत ही एब्सेंट है हमारे रीजन के अंदर। तो हर बंदा इसकी अपनी डेफिनेशन देता है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या काम करना चाहिए कि आज की जो यंगर जनरेशन है, जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, उसके अंदर टॉलरेंस का एलिमेंट अंडरस्टैंड कराया जा सके, उनको समझाया जा सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक सॉलिड बेस जनरेट की जा सके? वेल डन, वेल डन। देखिए, ये बात जो है, हम लोग जो लोग ऐसे होते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे बेपनाह लोग हैं, हिंदुस्तान में भी ऐसे बेपनाह लोग हैं जो चाहते हैं कि इस रीजन में अमन हो, दोस्ती हो, यगानगत हो, ट्रेड हो, कल्चरल एक्सचेंजेस हों, और वो जितना बन पड़ता है वो कोशिश भी करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो बरसरे इक़्तिदार लोग होते हैं, ये उनके ही हाथ में होता है। आप सारी कोशिश कर ले, वो एक वाक़या सारी कोशिशों पे पानी फेर देगा। तो ये दरअसल मैं समझता हूँ कि आवाम का हमारे यहाँ भी फ़र्ज़ बनता है, आपके यहाँ भी फ़र्ज़ बनता है कि ये प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट पे रखे कि भाई आप मामला किसी तरह ठीक कीजिए और ये ठीक होना चाहिए। अभी जब मैंने ये कहा था, तो देखिए, मैं सच्ची बात करूँ, कुछ इधर का भी बता देता हूँ हिंदुस्तान का। आपके ये जो टीवी सीरियल्स थे वो बड़े बहुत पॉपुलर थे और मैंने भी बहुत देखे। तो और कई लोगों से मैं मिलना ही इसलिए चाहता था कि मैंने उनके सीरियल देखे थे, इतने अच्छे लिखे हुए, इतने अच्छे परफॉर्म किए हुए होते। तो एक दिन मेरे एक दोस्त फिल्म डायरेक्टर हैं, क्या नाम लूँ उनका, वो आए, एक पाकिस्तान का टीवी सीरियल देखा और बहुत हैरान और खुश थे। कहने, जावेद साहब, वो पाकिस्तान में भी सड़कें वैसी होती हैं जैसी हमारे यहाँ होती हैं। तो मैंने कहा, तुम क्या समझ रहे हो, पाकिस्तान की सड़कें सीधी जन्नत जाती हैं? ऐसी होनी चाहिए। तो आप ये देखिए, ये लाइन में दोनों तरफ है और बड़ी, मतलब कभी कभी अफसोस भी होता है, कभी कभी हंसी भी आती है इस लाइन पे। लास्ट क्वेश्चन, वो छोटी बच्ची जो येलो कपड़े में। जी मेरी बहन। हेलो, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप सारे हमारे पास आए और न्यू यूथ को जानने का मौका मिला आप लोगों के बारे में। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बहुत सी बुक्स लिखी होंगी, आपकी पर्सनल फेवरेट क्या है? आपकी फेवरेट बुक कौन सी है जो आप ही ने लिखी है? वो मैं लिखने वाला हूँ। मैं अभी लेता हूँ मजा चाचा जी, जिनके हाथ में जावेद साहब की किताब है, मेरी बहन लाल कपड़ों में, शंग्रफी कपड़ों। जी जी जी, अरे बस 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 बस, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बहन, मेरी बहन, ये मेरी बहन। अरे भैया, इधर भी थोड़ा, इधर तो एक ही दफा सुनते, मैंने सुन लिया, मैं करता हूँ फरमाइश। मगर एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा, मैं आपके सोशल पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस जानता हूँ, लेकिन सारे के सारे सवाल लेफ्ट विंग से आए, ये बात ठीक नहीं है। बेचारे राइट विंग को भी तो कुछ पूछिए आप। मेरी बहन, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, थैंक यू सो मच पाकिस्तान आने के लिए। मेरा सवाल ये है कि आप जब शायरी करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? मसलन आपको जहाँ पे भी कोई ख्याल आता है या सोच आती है, आप उसका कोई ड्राफ्ट बना लेते हैं या आपको कोई बहुत सिक्लूडेड जगह चाहिए होती है, पीसफुल, जहाँ पे बैठ के आप लिखते हैं? जनरली आपका राइटिंग प्रोसेस कैसा है? एक्सीलेंट। मेरा ख्याल है हर राइटर का, चाहे वो प्रोज राइटर हो, पोइट्री राइटर हो, उसका प्रोसेस कुछ अपना ही होता है। लिखना मेरा आखिरी काम होता है। मेरा हाफजा ठीक है, तो मुझे एक कोई ख्याल ज़रा सा आया, मुझे ऐसा लगता है इसमें इम्कान है। मैं फिल्मी गाने लिखता हूँ तो वो तो एक कमीशन है जो कि डेडलाइंस का लिखा जाता है, भाई 18 तारीख तक ये गाना दे देना है। आई कैन राइट है, तो आप लोग आपस में बात कर रहे होंगे, गाए नहीं, गाने से मुझे डिस्टर्बेंस होता है। आई कैन राइट है, कहीं भी पब्लिक प्लेस में, कार में, प्लेन में, रेस्टोरेंट में, बीच पार्टी में, जहाँ बातें चल रही हैं, आई कैन राइट देयर, वो प्रॉब्लम। यहाँ तक मेरी दूसरी शायरी, जो कि अब उसे मैं लिटरेरी कहूँ या जो भी, जो मेरी अपनी शायरी है, जो मुफ्त में करता हूँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि
जब तक कि मुझे कोई ऐसा ख्याल ना आए कि मुझे लगे ये बात नहीं कही गई है या ये बात इस तरह नहीं कही गई है, तब तक मैं नहीं लिखता। वरना तो वही बात जो 100 बार लिखी गई है उसे 101 बार लिखने का मतलब नहीं कोई। तो वो एंगल अगर आ जाए जहन में तो बहुत देर तक तो मेरे दिमाग में ही वो पकता रहता है, डेवलप होता रहता है। एंड देन आई सिट डाउन एंड राइट व्हेन आई फील दैट देयर इज इनफ मटेरियल। कुछ लाइनें, कुछ मिसरे आ गए इधर उधर के। और होता ही है कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो नज़्म जो है या मजमून जो है वो सेल्फ जनरेटिंग होता है। वो एक हद तक तो आप उसे गाइड करते हो, फिर वो आपको खींच के ले जाता है। तो आपने जो नहीं सोचा था आप उधर चले जाते हैं, जो उसका इख्तिताम आपके जहन में कुछ और था, लेकिन वो मजमून या नज़्म कहते नहीं ये यहाँ खत्म हो गई। तो वो एक प्रोसेस है जो कि फिर एक थर्ड स्टेज पे आता है। जितना आपने सोचा था सब वो पेपर पे नहीं आता, उसमें कुछ और उगने लगता है। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस। एक सेकंड ये तो शाम तक नशिस्त खत्म नहीं हो पाएगी। मेरा आखिरी सवाल है, सवाल सुन लें और फिर कहिए कि हाँ ये सवाल आपने आखिरी अच्छा पूछा है। शाम को मुशायरा लिया है। इजाजत है, आपकी इजाजत है, मालिक आप है इस वक्त। कि एक सामने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के बारे में पूछा, मैं बता दूं ताकि ये सब बच्चे समझ जाए ये बात। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि ये आपने कैसे लिख दिया, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन था। तो आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको मालूम हो कि ये कितने प्रोजेक्ट काम है। हुआ ये कि जब ये स्क्रिप्ट सुनी हमने, सब लोगों ने, पूरी यूनिट ने बैठ के, R.D. बर्मन का बहुत बड़ा म्यूजिक हॉल था उसमें बैठ के सुनी। तो जब ख़त्म हुई तो मैंने कहा कि ये एक सिचुएशन थी, वहाँ पर आपने गाना नहीं बताया है लेकिन वहाँ बहुत अच्छा गाना आ सकता है। तो उनका नहीं इसमें कुछ नहीं आ सकता, अभी तो इनका मुलाकात भी नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, यहाँ गाना कैसे आएगा। उसने सिर्फ एक झलक विंडो पे बस की देखा है लड़की को, उसे ढूंढ रहा है, यहाँ गाना नहीं होगा। मैंने कहा मुझे लगता आ सकता है और अच्छा गाना आ सकता है। तो कहले अच्छा आपको ऐसा लगता है तो आप लिख लाइए, अच्छा होगा ले लेंगे हम। होता यह है कि आमतौर से गाने न सिर्फ सिचुएशन के लिए बल्कि ट्यून के लिए लिखे जाते हैं। एक ट्यून भी होती है, उस पर लिखना होता है। तो अब ट्यून थी नहीं इसलिए कि सिचुएशन ही नहीं थी, तो उनका आप ही लिख लीजिए, हम ट्यून बना लेंगे अगर पसंद है। तो तय पाया कि बुध को 4 बजे मिलेंगे और ये था शनिचर। मैं बाहर निकला और भूल गया। अब बुध के बारे में आप लोग जानते होंगे कि हमेशा आ जाता है, तो वो आ गया। तो अब मुझे 2 बजे फोन आया कि सर 4 बजे पहुंच जाइएगा, सब आ रहे हैं। अब मुझे इस फोन से याद आया कि मैंने तो बड़ा दावा किया था, मैं तो भूल गया। और ये सब आ रहे हैं, कास्ट वास्ट ये सब आ रहे हैं, इतने के सामने तो मेरी बहुत लोगों के सामने नाक कटेगी कि मैं कहूँ मैंने लिखा नहीं। तो आई वॉज ऑलमोस्ट टेरराइज्ड कि हाउ विल आई सेव माई फेस। तो व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग, रास्ते में मुझे आइडिया आ गया कि मैं कैसे बच सकता हूँ एम्बैरेसमेंट से। तो मैं एंटर हुआ, सब बैठे थे, अनिल कपूर और ये वो सब। तो मैंने कहा देखिए मैंने 3 दिन बहुत संजीदगी से सोचा इसके बारे में और मैं जो कुछ एकाद किया उसे मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैं अब एक एंगल पे पहुंचा हूँ और वो मैं आपको बताता हूँ कि एक बड़ी अजीब तरह की चीज़ होगी। अगर आप लोग हाँ कहते हैं तो मैं आगे लिखूँ। है ये कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब इसके बाद सिर्फ तशबीहात होंगी, तो आपको ये आइडिया अच्छा लगता हो तो बताइए। तो R.D. बर्मन ने कहा आइडिया तो इंटरेस्टिंग है, एक काम करो यार एक अंतरा यहीं लिख दो। अच्छा उसे मालूम था कि मैं 1 घंटे भर में बहुत अगर वक्त लगता है तो 1.5 घंटे में गाना लिखता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बैठता हूँ। मैं दूसरी तरफ बैठ गया, मैंने पहला उसका अंतरा लिखा दिल में शुक्र अदा करते हुए कि बच गया मैं। फिर उसने कहा कि ठीक है, उसने सुना और वैसे ही गाने लगा जो ट्यून आप सुनते हैं, 1 मिनट में वो गाने लगा और कहा ऐसे ही 2 अंतरे और लिख दो, बस यही गाना होगा। ये था मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। आखिरी 30 सेकंड। अरे 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 हम अरे 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 ऊंची आवाज थोड़े ही, ऊंची आवाज थोड़े ही, अरे 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 ऊंची आवाज थोड़े ही। आखिरी सवाल मेरा सुन लीजिए, आखिरी सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल आखिरी जावेद साहब से ये है कि क्या आप हमसे आज वादा करते हैं
कि पूरी कोशिश करेंगे कि अगले साल खुद शबाना, जोया और फरहान अख्तर को भी लेकर आए। देखिए, मैं अपनी बेटी को भी कह दूंगा और बीवी को भी कह दूंगा, लेकिन अगर वो मेरे कहने से आए तो मुझे लगेगा कि मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है और बीवी से ताल्लुकात मेरे को मुनासिब नहीं है। वो अपनी ही मर्जी से आते हैं और अपनी ही मर्जी से जाते हैं। आपका पैगाम मैं पहुंचा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। गिफ्टेड पीपल, ऑनेस्टली, दिस इज नॉट ट्राइंग टू पैट ऑन माई बैक कि मैं यहाँ का हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ अपने आप को कि सब हिंदुस्तानी थे और यहाँ बैठा हूँ तो आपको भी शामिल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वाकई एक चूंकि जो पुरानी नेशन है जिनकी इतनी पुरानी तारीख है, उसमें भी तो एक कलेक्टिव विजडम तो चलेगी ना कहीं का। आपके मुहावरों में होती है, अपने बुजुर्गों से बचपन में डांट खाते वक्त जो बातें सुनी थी वो आपके कान में रह जाती हैं। कहीं एक तजुर्बा, कोई शऊर जिंदगी का है। जरा सा फोकस चाहिए, जरा सी, बहुत ज्यादा ईमानदारी के लिए तो थोड़ी सी ईमानदारी रख ले, ये बहुत अच्छी जगह हो सकती है। आपसे एक बात अर्ज करूं, नक्शा उठा के देखिए, मुल्क अकेले बहुत आगे नहीं जा पाते हैं, रीजन्स जाते हैं। We have, I can say with total confidence and pride that we have in India, we have done a lot of good work, and from 47 till today we have reached miles and miles. But it could be even better. It could be even better. Today we are one of the most industrialized countries of the world. लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था अगर पूरा रीजन हमारे एक दूसरे के साथ हो। अब देखिए, वेस्ट यूरोप एक कंडीशन में है, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एक कंडीशन में है, मिडल ईस्ट एक कंडीशन में है, फार ईस्ट मोर और लेस एक कंडीशन में है, नॉर्थ अमेरिका एक कंडीशन में है, साउथ अमेरिका एक कंडीशन में। तो ये रीजन्स हैं जिनका एक मिजाज बनता है, एक दूसरे से कोऑपरेट करें या ना करें। करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो सबका नुकसान है। मैं आप पे आता हूँ, ये यहाँ पे आ जाइए। तब तक मुझे एक सवाल जो किसी ने भेजा, शरारत भी तो शर्त है ना, संजीदगी भी ठीक है। किसी ने सवाल पूछा है कि जावेद साहब ये बताइए कि आप में और शबाना में दोस्ती ज्यादा है या मोहब्बत? वो मोहब्बत ही नहीं है जिसमें दोस्ती ना हो, और वो दोस्ती या मोहब्बत सच्चे ही नहीं है जिसमें इज्जत ना हो, और वो इज्जत झूठी है जिसमें इख्तियार न दिया जाए। मैंने तो एक जगह लिखा है कि भाई हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि शादी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये लफ्ज जो है ना, हस्बैंड वाइफ, शोहर बीवी, ये लफ्ज जो है ये बड़े गड़बड़ है। हुआ ये है कि अब कई हजार साल पहले पहाड़ से लुढ़काए गए थे और जैसे जैसे नीचे आए, चलिए बता दिए, आप ही बता दीजिए, बैठिए। तो इसमें बहुत काई लिपट गई है, तो इन लफ्जों को एक सेकंड को अलग रख दीजिए और ये सोचिए कि दो इंसान एक दूसरे के साथ खुश कैसे रह सकते। जब आप ये लफ्ज हटा के सोचेंगे तो बहुत सिंपल बात, दो इंसान तभी एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं अगर वो एक दूसरे के एहसासात का, एक दूसरे के ख्वाबों का, एक दूसरे की उम्मीद का, एक दूसरे की खुददारी का, एक दूसरे की कोशिश का एहतराम करें। अगर वो नहीं करेंगे तो बज़ाहिर ऊपर सब चलता रहेगा, लेकिन कम से कम उनमें से एक, और मुमकिन है कि दोनों नाखुश हों, लेकिन कम से कम एक तो नाखुश रहेगा और रहा है सदियों तक। तो अब ये काम बंद होना चाहिए और हमको एक दूसरे की इज्जत करना सीखना चाहिए। ये मोहब्बत बहुत हो गई। अब
दोस्ती कीजिए जो इक्वल फुटिंग पे होती है। आदतें सदियों से बिगड़ी हुई हैं, तकलीफ होगी आपको थोड़ी, लेकिन अब बेहतर यह है कि आप सुधर जाए। जी जी मेरी बहन। एक तो बहुत खुशी हुई आपको अपनी आंखों से सामने सचमुच देख के, जो यकीन नहीं आ रहा कि आप और हम आमने सामने। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे किताबों से दूर हो चुके हैं। आपकी इन खूबसूरत बातों से और इन सब विजडम से कैसे मुस्तफीद होंगे ये बच्चे, क्योंकि ये कैसे समझेंगे ना ये, क्योंकि ये सिर्फ उस जो चीज़ है उसको देखते हैं, किताब नहीं पढ़ते, तो ये कैसे होगा? क्योंकि अगर हम कोई बात करेंगे तो हमारी बात की वो वैल्यू नहीं है जो आपकी बात की वैल्यू है। वो ये कह रही है बच्चे बिगाड़ हमने दिए, अब ठीक आप कर। आप ये चाह रही हैं कि आपके बच्चों की परवरिश में करें। क्योंकि हमारी बात तो समझ नहीं आती, बड़े लोगों की बात ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये लोग सोचिए, जो एक हम लोग भी तो बच्चों को एक लेटर बॉक्स की तरह समझते ना, कि कॉन्स्टेंटली हम उन्हें विजिट देते रहते हैं, तो वो भी पक जाते हैं बच्चे। भाई क्या हर बात पे ये हमें अक्ल सिखा रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा हम लोगों को राशनिंग करनी चाहिए। जी फिर वहां आता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। आप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं, वैसे मैं भी आपके घर जा चुकी हूँ, क्योंकि 17 जनवरी आपकी और मेरी सालगिरह है और मैंने आपके घर खाना भी खाया, लेकिन आपको याद नहीं है। मैं घर पे था जी। चले वो तो कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं और आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान एक माशाल्लाह बड़ा फ्रेंडली, लविंग और पॉजिटिव मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान में जो हमारा तस्वुर है वो इतना अच्छा नहीं है। तो एक मिनट, मैं ये समझती हूँ कि जब आप यहाँ आते हैं तो क्या आप जाकर बताते हैं कि वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो तो जगह जगह बम नहीं मारते, हमें फूल भी पहनाते हैं, प्यार भी करते हैं। आप ये जाके बताते हैं उनको कि नहीं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस रीजन में अच्छे हालात हो, हम मोहब्बत करें, दोस्ती करें आपस में। आप जो कह रही हैं उसमें बहुत सच्चाई है, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि लाहौर और अमृतसर के सेंटर, जो शहर का सेंटर है, उनमें 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पता नहीं कितने लोग ये बात जानते हैं। उसके बावजूद इन दोनों शहरों में और पूरे मुल्कों में एक दूसरे के बारे में जो लाइल्मी है वो हैरत अंगेज। आप ऐसा ना समझिए कि आप हिंदुस्तान के बारे में सब जानती हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आम हिंदुस्तानी आपके बारे में सब जानता है, आप में कैसे कैसे यहाँ लोग बैठे हैं उनके बारे में उसे पता है, लेकिन आपको भी नहीं पता। और ये लाइल्मी दोनों तरफ से है।